हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अहमद शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज विद शहज़ाद। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, और ये बीएस नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मेडिकल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। ये फार्माकोलॉजी का टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है ड्रग अफेक्टिंग द जीआई सिस्टम। तो आज की इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि वो कौन सी ड्रग्स हैं जो कि हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के ऊपर इफ़ेक्ट करता है, और इसमें हम आज एक स्पेशल क्लास पढ़ने जा रहे हैं जो कि है प्रोटॉन पंप्स इनहिबिटर्स। तो फार्माकोलॉजी के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि प्रोटॉन पंप्स इनहिबिटर है क्या, इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, कौन कौन से ड्रग के साथ ये इंटरेक्शन करता है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, उसकी डोसेज के हवाले से हम बात करेंगे कि कितने अमाउंट में हम दे सकते हैं। इसके अलावा जो है जितनी भी करेक्टर्स है प्रोटॉन पंप्स इनहिबिटर्स के, तो इंशाल्लाह वो सारा कुछ जो है आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को एंड तक देखें, इंशाल्लाह लाजमी कुछ सीखने को मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ड्रग्स अफेक्टिंग द जीआई सिस्टम। सबसे पहले हमें ये पढ़ना चाहिए कि सिस्टम क्या होता है। जैसे कि हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है कि मुख्तलिफ आर्गन जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर एक प्रॉपर फंक्शन सर अंजाम देते, तो उसको हम सिस्टम कहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। तो इस तरह जो है हमारे पास एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम वो माउथ, एसोफेगस, फेरिंग्स, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनल कैनाल वगैरह इन पर मुश्तमिल होता है। और इस जीआई सिस्टम को जो है एक नाम एलिमेंट्री कैनाल भी बोला जाता है या जीआई ट्रैक्ट भी बोला जाता है। अच्छा, अब इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोटॉन पंप्स इनहिबिटर्स क्या है। प्रोटॉन पंप्स इनहिबिटर्स जो कि हमारे पास इंजेक्शन पम्प में भी अवेलेबल होता है मार्केट में, और इसके अलावा टेबलेट पम्प में भी अवेलेबल होता है, तो साशेट के पम्प में भी अवेलेबल होता है। तो इसमें हमारे पास है ओमेफ्राजोल, या जो मार्केट में प्रोलिसिक के नाम से आता है, पेंटोपेराजोल फ्रोटोनिक्स के नाम से, लेंसोफेराजोल फ्रेवासिड के नाम से, या रेबेफ्राजोल एसिफिक्स के नाम से, या एसओमेफ्राजोल नेक्सियम के नाम से। तो ये इन नामों के साथ हमारे पास मार्केट में अवेलेबल होता है मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स में और फार्मेसी सेंटर में, फार्मेसी में ये अवेलेबल्स होते हैं। हाँ, तो ये है हमारे पास प्रोटॉन पंप्स इनहिबिटर्स। प्रोटॉन पंप्स इनहिबिटर्स में हमारे पास ओमेफ्राजोल, फेंटोफेराजोल, लेंसोफेराजोल, रोबेफ्राजोल, एसोमेफ्राजोल, या दूसरे नाम जो है इनके फ्रेलोसिक्स, प्रोटोनिक्स, प्रेवासिड, एसिफिक्स, नेक्सियम, इन डिफरेंट नामों से जो है ये मार्केट में अवेलेबल होता है। अच्छा, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है। मतलब ये कि ये किस तरीके से जो है हमारे बॉडी के ऊपर एक्ट करता है। The overall class of proton pumps inhibitors act on stomach. In stomach there is some special cell called parietal cell. The proton pumps inhibitor works on the parietal cell by blocking the hydrogen potassium pumps and inhibit the flow of hydrogen ions. अच्छा, तो अब ये जो ओवरऑल क्लास ऑफ प्रोटॉन पंप्स इनहिबिटर्स है जिसे हमने ऊपर पढ़ा कि इसमें हमारे पास ओमेफ्राजोल, पेंटोफेराजोल, लेंसोफेराजोल या रेबेफ्राजोल या एसओमेफ्राजोल इनके नाम से अवेलेबल होता है मार्केट में। तो ये जितने भी प्रोटॉन पंप्स इनहिबिटर है हम ये यूज़ करते हैं स्टमक के लिए। जब हमें स्टमक में एसिडिटी हो, मैदे में तेज़ाबियत हो, या गड रिफ्लेक्स हो, मुंह की तरफ वो तुरश सा पानी आता है, इसी कंडीशन में हम यूज़ करते हैं, या बदहज़मी के दौरान या मैदे में गैस वगैरह हो, तो इसके दौरान जो है हम ये प्रोटॉन पंप्स इनहिबिटर जो है ये हम यूज़ करते हैं। तो ये प्रोटॉन पंप्स इनहिबिटर जो है ये डायरेक्टली आके हमारे स्टमक के ऊपर एक्ट करता है, और स्टमक में फिर जो है पैराइटल सेल मौजूद होता है। हमारे पास स्टमक के अंदर डिफरेंट किस्म के सेल्स मौजूद होता है, जिसमें जी सेल्स भी है, म्यूकस सेल भी है, पैराइटल सेल भी है और चीफ सेल भी है।
ये चीफ सेल जो है ये पेप्सिनोजन रिलीज़ करता है, जो एंजाइम है पेप्सिन। और इसके अलावा है पैराइटल सेल। पैराइटल सेल जो है ये HCl खारिज करता है, तेज़ाब है। तो ये प्रोटॉन पम्प्स इनहिबिटर्स, मिसाल के तौर पे हमने ओमेफ्राजोल का एक टेबलेट खा लिया, ओमेफ्राजोल का एक टेबलेट मिसाल के तौर पर हमने खा लिया, या इसके बाद हमने कोई नेक्सियम खाया या प्रोटोनिक्स के खाया, तो ये टेबलेट जो है ये जब हज़म होता है तो ये आके डायरेक्टली इस पैराइटल सेल के ऊपर एक्ट करता है। और इस पैराइटल सेल के ऊपर जो है एक पंप मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन पोटाशियम पंप। तो अब ये हाइड्रोजन पोटाशियम पंप के ऊपर एक्ट करता है और हाइड्रोजन पोटाशियम पंप में फिर हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज एंजाइम मौजूद होता है। तो ये हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज एंजाइम जो है ये इसी पंप को ओपन करता है और क्लोज़ करता है। जब ये ओमेफ्राजोल या फेंटोफ्राजोल या कोई टेबलेट हम खा लें तो ये डायरेक्टली आके इस पंप को ब्लॉक कर देता है। जब ये पंप ब्लॉक हो जाए तो हाइड्रोजन की इनपुट और आउटपुट जो फ्लो है वो बंद हो जाएगी। मतलब हाइड्रोजन जो है वो अंदर की तरफ नहीं चला जाएगा। जब हाइड्रोजन अंदर की तरफ नहीं जाएगा तो अंदर तो Cl है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है तो HCl नहीं बनेगा, तेज़ाब नहीं बनेगा। जब तेज़ाब नहीं बनता तो इसका मतलब ये है कि स्टमक की जो एसिडिटी है या स्टमक की जो इंडाइजेशन है या जो गैस है या जो बदहज़मी है वो इसी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। स्टमक के लिए हम जितने भी ड्रग यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पे चाहे वो एंटासिड्स हो या प्रोटॉन पम्प्स इनहिबिटर हो या H2 ब्लॉकर हो, मस्कोलिनिक रिसेप्टर हो या मेज़ोप्रेस्टोल हो, जितने भी ड्रग हम यूज़ करते हैं उन सारों का ड्रग का मकसद ये होता है कि हमारा जो मसला है वो ख़त्म हो जाए, चाहे वो बदहज़मी हो, गैस हो या एसिडिटी हो स्टमक की, तो वो डिफरेंट तरीके से हम ख़त्म करते हैं। तो प्रोटॉन पम्प्स इनहिबिटर्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये डायरेक्टली आके पैराइटल सेल के ऊपर एक्ट करता है। पैराइटल सेल में हाइड्रोजन पोटाशियम पंप मौजूद होता है, ये इस हाइड्रोजन पोटाशियम पंप को ब्लॉक कर देता है। और जब ये हाइड्रोजन पोटाशियम पंप ब्लॉक हो जाए हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज एंजाइम के थ्रू, तो ये क्या करता है, फिर इनवर्ड और आउटवर्ड फ्लो जो है हाइड्रोजन की वो बंद होती है। तो जब ये बंद हो जाएगी तो इस तरह HCl नहीं बनेगा। जब HCl नहीं बनेगा तो स्टमक की जो एसिडिटी वगैरह है वो इस तरीके से ख़त्म हो जाएगी। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो प्रोटॉन पम्प्स इनहिबिटर्स हैं वो हम किस लिए यूज़ करता है, इसके थेरापेटिक्स यूजेस क्या है। तो जो PPI है या जो प्रोटॉन पम्प्स इनहिबिटर है इसके थेरापेटिक यूजेस में हमारे पास ये आता है डिस्पेप्सिया के लिए। हम इस प्रोटॉन पम्प्स इनहिबिटर को यूज़ करते हैं डिस्पेप्सिया के लिए। डिस्पेप्सिया का मतलब होता है हार्ट बर्न। जब स्टमक में ज़्यादा एसिडिटी पैदा होती है, जब स्टमक में ज़्यादा जलन महसूस होता है, तेज़ाबियत महसूस होता है या HCl ज़्यादा मकदार में प्रोड्यूस होता है, तो इस सूरत में जो है हम ये यूज़ कर सकते हैं और इसको हम कहते हैं डिस्पेप्सिया। इसके अलावा गट डिजीज़, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़। गट का मतलब होता है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़। इस डिज़ीज़ के दौरान हम PPI या प्रोटॉन पम्प्स इनहिबिटर यूज़ कर सकते हैं। गट डिजीज़ में इसका मेन साइन या अलामत क्या होता है कि इसमें मुंह की तरफ वो तुरश सा पानी आता है, बैक रिफ्लेक्स आता है, तो इस दौरान जो है हम PPI यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पेप्टिक अल्सर्स, अगर खुदा न ख्वास्ता हमारे स्टमक में कोई अल्सर पैदा हो जाए, इसमें सुराख हो जाए, डैमेज हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, या इसके अलावा इंटेस्टाइन के अंदर, इसके लिए भी यूज़ होता है, तो इसको हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं, इसके लिए भी यूज़ होता है। या स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक अल्सर हो तो इसके लिए भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। या गैस्ट्राइटिस हो, मिसाल के तौर पे जो हमारे स्टमक है ना, इसके जब ये इन्फ्लेम हो जाए, मतलब इसमें इन्फ्लेमेशन हो, तो इस दौरान भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। या हाइपर एसिडिटी ऑफ द स्टमक, या स्टमक में जब एसिडिटी ज़्यादा पैदा हो जाते हैं तो इस दौरान भी ये हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसकी डोसेज के बारे में बात करने जा रहे हैं कि मतलब ये हम किस डोज के हिसाब से दे सकते हैं पेशेंट को, या मार्केट में हमारे पास कितने डोसेज में अवेलेबल होता है। तो ये जो है ओमेफ्राजोल जो है ये 20 mg में भी आता है, 40 mg में भी आता है, लेकिन हम दे सकते हैं पेशेंट को 20 mg, क्योंकि हम देखेंगे कि पहले इसके ऊपर जो है लो डोज़ काम करता है कि नहीं। अगर लो डोज से फिर रिकवर नहीं होता तो फिर हम एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, वेट के हिसाब से वगैरह इन सारे
फैक्टर्स को देख के फिर जो है हम इसकी डोसेज जो है वो बढ़ा देते हैं। तो 20 mg ओमेफ्राजोल हम दे सकते हैं। ओडी का मतलब होता है 1 साइड, दिन में 1 मरतबा हम दे सकते हैं, और ये खाने से आधा घंटा पहले खाना चाहिए, मतलब निहार मुँह खाना चाहिए। खाने से तकरीबन आधा 1 घंटा पहले खाना चाहिए। इसके अलावा 30 mg में हमारे पास पेंटोपेराजोल भी अवेलेबल होता है, ये भी हम ओडी दे सकते हैं। 40 mg में लेंसोपेराजोल, इस तरह रेबिफ्राजोल जो है ये 20 mg में अवेलेबल होता है, और एस ओमेफ्राजोल जो कि 20 और 40 mg में अवेलेबल होता है। अब हम ये पढ़ते हैं कि ये ड्रग इंटरेक्शन करता है कि नहीं, मतलब कौन कौन से ड्रग के साथ, अगर ये प्रोटॉन पंप्स इनहिबिटर कौन कौन से ड्रग के साथ अगर ये हम दे तो फिर ये एक्शन नहीं करेगा। ड्रग इंटरेक्शन का मतलब ये है कि जब 2 ड्रग एक साथ दी जाए तो वो ड्रग जो मेन ड्रग हम यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पर हम प्रोटॉन पंप्स इनहिबिटर को यूज़ करते हैं मैदे को मसले के लिए, मैदे मसले के हल करने के लिए, तो अगर ये प्रोटॉन पंप्स इनहिबिटर हम किसी दूसरे ड्रग के साथ दें, कोई ऐसे ड्रग के साथ, तो फिर ये एक्शन नहीं करेगा। तो फिर हम ये जिस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, मिसाल के तौर पर हम यूज़ करते हैं कि हमारे मैदे का मसला ख़त्म करें, तो ये वही मसला ख़त्म नहीं करेगा बल्कि और सीवियर कंडीशन जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसमें जो है, इसमें हमारे पास आते हैं वारफरिन। अगर हमने प्रोटॉन पंप्स इनहिबिटर के किसी भी एक मेडिसिन को, चाहे वो एसओमेप्राजोल हो, पेंटोपेराजोल हो, लेंसोपेराजोल हो, किसी भी प्रोटॉन पंप्स इनहिबिटर की मेडिसिन को अगर हमने वारफरिन के साथ दिया, वारफरिन भी हमारे पास अवेलेबल होता है मार्केट में डिफरेंट नाम से, लेकिन जो जेनेरिक नाम है वो वारफरिन है, इंजेक्शन के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। अगर हमने इस प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को वारफरिन के साथ दिया तो ये एक्शन नहीं करेगा बल्कि और सीवियर कंडीशन जो है वो पैदा क्रिएट कर सकता है। और ये वारफरिन जो है ये ब्लड थिनर है, हेपरिन के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं। ये ब्लड को थिन करते हैं, ब्लड को गाढ़ा होने से बचाता है। इसी तरह सेपुडोग्रिल जो है ये एंटीप्लेटिलेट है, ठीक है, ये कोगुलेशन नहीं कर सकता, मतलब कोगुलेशन खून को जमने से बचाता है, ये भी वारफरिन की तरह काम करता है। इसी तरह डाइज़ेपाम है जो कि पिट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, झटकों के लिए, इनके लिए इस्तेमाल करते हैं। पेनोटाइन है या साइक्लोस्पोरिन है या कीटोकिनोजोल है जो कि एंटीफंगल है। तो ये अगर हम इसी प्रोटॉन पंप्स इनहिबिटर्स को इस मेडिसिन के साथ दे दें तो ये एक्शन नहीं करेगा बल्कि और सीवियर कंडीशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थे प्रोटॉन पंप्स इनहिबिटर्स कि वो क्या है, इसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, थेरापेटिक यूजेस, डोसेज के बारे में और ड्रग इंटरेक्शन के बारे में। इसके बाद जो है हम पढ़ते हैं साइड इफ़ेक्ट्स कि अगर हम पीपीआई को या प्रोटॉन पंप्स इनहिबिटर को यूज़ करते हैं तो कौन से साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो पैदा हो सकते हैं। पीपीआई को यूज़ करने से जो है नाज़िया भी हो सकता है, मतलब मतली सी आना वो भी आ सकती है, उल्टियाँ भी हो सकता है, सर पे चक्कर भी आ सकता है, सर में दर्द भी हो सकता है। इसके अलावा जो है ये डायरिया भी काज करता है, एब्डोमिनल पेन भी काज कर सकता है, और फैटीग मतलब भूख, फैटीग का मतलब होता है वो सुस्ती सी, वो भी हो सकती है, और जिस्म के ऊपर रैशेस वगैरह जो है ये भी आ सकते हैं। तो ये सारे जो है ये साइड इफ़ेक्ट है पीपीआई के, प्रोटॉन पंप्स इनहिबिटर्स के ये सारे जो है ये साइड इफ़ेक्ट है। अब हम ये पढ़ते हैं कि इसके इंट्रावेनस बायो अवेलेबिलिटी क्या है, मतलब ये अगर हम आईवी पाम में दे दें एक पेशेंट को तो ये कितने % अवेलेबल होता है। तो पेंटोपेराजोल जो है ये अवेलेबल होता है 100%, लेंसोपेराजोल भी 100% अवेलेबल होता है, और ओमेफ्राजोल जो है ये भी 90 to 100% अवेलेबल होता है। ज़्यादातर वो मेडिसन जो हम आईवी पाम में दे देते हैं, इंजेक्शन पाम में दे देते हैं वेन के थ्रू, तो वो सारा जो है वो तकरीबन 100% अवेलेबल होता है। अब ओरल बायो अवेलेबिलिटी की बात करते हैं कि ओरली जो है ये कितने अवेलेबल होता है। तो ओरल जो है मिसाल के तौर पे ओमेफ्राजोल है या फ्रेलोसिक है, तो ये जो है ये 30 to 40% अवेलेबिलिटी होती है ओरल बायो अवेलेबिलिटी। लेंसोपेराजोल या प्रिवासिड ये जो है 80 to 90% इसकी अवेलेबिलिटी होती है ओरल के हिसाब से, और एसओमेफ्राजोल या नेक्जिम जो है इसकी अवेलेबिलिटी 50 to 70% होती है, और पेंटोपेराजोल या प्रोटोनिक्स जो है ये 70 to 80% इसकी बायो अवेलेबिलिटी होता है। रेबिफ्राजोल या एसिफिक्स
ये जो है ये 50 to 60% होती है। और इस तरह डिक्सलेंसोफ्राजोल या केफेडेक्स के नाम से है, ये 80 to 90% जो है इसकी बायो अवेलेबिलिटी होती है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लेक्चर, और आज की इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि प्रोटॉन पम्प्स इनहिबिटर क्या है, प्रोटॉन पम्प्स इनहिबिटर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसका डोसेज क्या है, ओरल बायो अवेलेबिलिटी क्या है वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ये आज की इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए। तो अगर आपको इस लेक्चर जो है पसंद आया तो वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर करें, अच्छा सा कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इस चैनल पे आइंदा के लिए जो है डेली इस तरह की वीडियोस अपलोड करते हैं। तो थैंक्स यू फॉर वाचिंग, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।